हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में 100% है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। दोस्तों, आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है इस तरह से, और उसके 4 ऑप्शन आपको इस तरह से दे दिया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आखिर में एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले जिसमें से आपको कुछ ना कुछ या फिर कोई ना कोई क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा जरूर। तो दोस्तों, चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, या फिर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है ना, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, या फिर बंद अर्थव्यवस्था कौन सा अर्थव्यवस्था है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, या फिर किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वीकरण का अर्थ क्या है ना, या फिर भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, और भारत की अधिकतर बेरोजगारी है। ठीक है, या फिर कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को क्यों मिलता है, या फिर अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, या फिर भारत को निर्धनता के स्तर में आकलन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सारे टॉपिक है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला हम लोग थ्योरी की तरह पढ़ेंगे। अगर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन उठाएगा तो वो यहीं से उठाएगा। ठीक है, तो आप इनको अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है, या फिर आंसर आपको इसी में से 4 ऑब्जेक्टिव बनाकर दे देंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में देश के वित्तीय ढांचे और बाजार के आकार, मुनाफे, व्यापार उद्देश्यों के बारे में एक विचार देती है। आपको इसी में से एक ऑप्शन बना के जरूर देंगे जिसका आंसर राइट होगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई विश्व अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति की तुलना और विश्लेषण करना चाहता है तो उसे भारत की आर्थिक भूमिका और प्रदर्शन के अध्ययन में काफी गहराई से उतरना होगा। फिर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, तो इसका राइट आंसर होगा भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो दोस्तों, हमेशा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपको आंसर देना है मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से अस्तित्व में है, और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक माध्यम आय, विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपसे यहीं से एक पॉइंट उठा के आपको राइट आंसर दे देंगे वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस आधार पर या किस आधारित पर जाना जाता है, तो आपको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ये उसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी कुल आबादी का 53% इससे कृषि पर निर्भर है। जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है 53 जो परसेंट है वो कृषि पर निर्भर करता है या डिपेंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौटिल्य है। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है ना, तो आपको ऑप्शन में कौटिल्य भी दे सकता है और चाणक्य भी दे सकता है, तो दोनों ही आंसर राइट है।
जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो आपको अर्थशास्त्र ग्रंथ उसका आंसर देना है। यह ग्रंथ शासन, राजनीति और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर एक व्यापक ग्रंथ है। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पी.वी. नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको दोस्तों ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, हम लोग थ्योरी की तरह पढ़ेंगे, जिससे आपके कई सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा है कृषि प्रधानता और तीसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसकी 3 विशेषताएं है ना, जैसे कि आपने अभी देखा। हम एक एक विशेषता को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये क्या है ना। तो भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मौजूद हैं, जो इसे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार और निजी कंपनियां दोनों ही आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार भी शामिल है और निजी कंपनियां भी शामिल है। ठीक है, यही मिलके ही मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे बनाते हैं या फिर कैसे बनती है, तो सरकार और निजी कंपनियां मिलकर बनाती है। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट है कृषि प्रधानता। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र न केवल देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान करता है। लाखों लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट है विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी विकास के रास्ते पर है। प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिक विकास के मामले में भारत अभी भी विकसित देशों से पीछे है। देखो, जो विश्व में जो अर्थव्यवस्था में बहुत आगे है, उन देशों से भारत अभी भी पीछे है। अभी जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें विश्व के टॉप 10 इकोनॉमी में जो जो कंट्रीज आते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थव्यवस्था के 2 मूल तत्व कौन से हैं? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 2 प्रकार के तत्व शामिल होते हैं, जिसमें प्रथम है प्रधान चालक तत्व एवं अनुपूरक तत्व। ठीक है, और दूसरा है, देखो, प्रथम है प्रधान चालक तत्व एवं अनुपूरक तत्व तथा द्वितीयक है आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था के कोई एक तत्व के बारे में बताओ, तो आपको उसमें ये ऑप्शन दिया रहेगा, प्रधान चालक तत्व या फिर अनुपूरक तत्व, और इसी के साथ दे देंगे आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व। इस तरह से ऑप्शन आपके सामने रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या है। अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या है, भारत इकोनॉमी में आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके हम रीजन जानते हैं। जनसंख्या घनत्व, मतलब ज्यादा जनसंख्या भारत की। ठीक है, और यहाँ पर गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की है, भुगतान में गिरावट है, खराब शिक्षा है और निजी ऋण और कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। देखो, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले भारत को जनसंख्या पर जोर देना होगा, गरीबी पर जोर देना होगा, बेरोजगारी पर, भुगतान में गिरावट और खराब शिक्षा, इन चीजों पर काम करना होगा, तब जाके भारत की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर होगी। या फिर जीडीपी कब लागू हुआ, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सन
1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का मुख्य उपकरण बन गया है। देखो, जो देश की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए या फिर मापने के लिए क्या बनाया गया है, जीडीपी। अब जीडीपी कब लागू हुआ, तो 1944 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, बाजार और योजना, है ना, और आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। आपको एक चीज़ ये याद रखना है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये क्या करता है, सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र से अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, यह पूंजीवादी यानी मुक्त बाजार और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कहीं स्थित है और दोनों का लाभ उठाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ हिस्सा मुक्त बाजार के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि कुछ हिस्सा सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करता है, जो है हमारा क्या, सेवा क्षेत्र, है ना, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान देता है। क्या, सेवा क्षेत्र। यह क्षेत्र 53% से अधिक का योगदान देता है, जबकि कृषि क्षेत्र अभी भी महत्वपूर्ण है। इसका योगदान जीडीपी में कम हो गया है ना, जो कृषि है इसका योगदान अभी जीडीपी में कम हो गया है। प्रौद्योगिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। अब हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखो, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें कृषि है, वानिकी है, मछली पकड़ना और खनन शामिल है। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें क्या क्या शामिल है देखते हैं। इसमें विनिर्माण है, निर्माण है और उपयोगिताएं शामिल है। और जो तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, इसमें क्या क्या शामिल है देखते हैं। इसमें सेवाएं शामिल है, जैसे कि व्यापार, होटल, परिवहन, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यवसाय सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं, ये चीजें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था कौन सा अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा, तो आपको इसका राइट आंसर इसी क्वेश्चन के आंसर में मिलने वाला है। ठीक है, तो जो बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न नहीं होती है। ठीक है, अर्थात वह ना तो किसी अन्य देश से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करती है और ना ही किसी अन्य देश को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करती है। देखो, जो बंद अर्थव्यवस्था में कोई भी देश ना ही बाहर देश से कुछ खरीदता है, ना ही दूसरे देश में कुछ बेचता है, यही बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, इसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। जो बंद अर्थव्यवस्था है इसका दूसरा नाम क्या है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, क्योंकि यह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपने संसाधनों पर निर्भर होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई देश वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात की अनुमति देता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कोई भी देश ना ही दूसरे देश से कुछ खरीद सकता है, ना ही दूसरे देश को कुछ बेच सकता है। लेकिन जो खुला अर्थव्यवस्था होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी देश किसी भी देश से कुछ भी खरीद सकता है
और उस देश को बेच भी सकता है, मतलब आयात भी कर सकता है और निर्यात भी कर सकता है, ठीक है। और बंद अर्थव्यवस्था में किसी देश का बाहरी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता है, कोई आयात निर्यात नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार लेता है और देता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अधिकतर बेरोजगारी है। अब भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। इसका मतलब है कि नौकरी की उपलब्धता और कौशल के बीच एक बेमेल है। जहां नौकरी के लिए आवश्यकता कौशल लोगों के पास नहीं होते हैं। देखो, बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है भारत में नौकरियां उपलब्ध नहीं है ज़्यादा, ना ही कहीं कुछ करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को क्यों मिलता है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को क्यों मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट इसी क्वेश्चन के आंसर में है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का मुख्य कारण है मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है। इसके अलावा संरचनात्मक परिवर्तन और जनसंख्या का दबाव भी बेरोजगारी में योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण देखते हैं हम। पहला कारण है आय में असमानता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है शिक्षा में कमी, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और चौथा पॉइंट है इसी में बुनियादी ढांचे का अभाव और राजनीतिक अस्थिरता। इन्हीं कारण से अल्प विकसित देशों में गरीबी का कारण छुपा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को निर्धनता के स्तर में आकलन क्यों किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, ठीक से समझो। भारत को निर्धनता के स्तर में क्यों आकलन किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन इसलिए किया जाता है ताकि सरकार और अन्य संगठनों को यह समझने में मदद मिल सके कि देश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें लक्षित सहायता प्रदान की जा सके। इससे नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने में भी मदद मिलती है, जो गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन 4 होंगे और 4 आयोग दे दिया जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर है नीति आयोग। तो दोस्तों हम इसका आंसर विस्तार से जानते हैं। नीति आयोग की टास्क फोर्स अब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसका आपको शॉर्ट में बताता हूँ NSSO, आपको इस तरह से भी 4 ऑप्शन दे सकता है, आपको इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए, द्वारा एकत्रित जानकारी का उपयोग करके भारत के गरीबी स्तर का अनुमान लगाती है, जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी का पहला आकलन किसने किया था, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, मात्रा नहीं लगा हुआ है तो आप देख लेना, लेकिन किसने किया था, है ना। तो दोस्तों भारत में गरीबी का पहला आकलन किसने किया था, हम इसका आंसर देखते हैं। VM दांडेकर ने किया था, ठीक है, और एन नाथ ने। कब किया था, तो 1971 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में गरीबी का पहला आकलन कौन से सन में किया गया था, तो 1971 में। ये चीज आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक
दुनिया का सबसे गरीब देश दक्षिण सूडान है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है दक्षिण सूडान है। ठीक है, इसका राइट आंसर। इस देश की जीडीपी $455 है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गरीब देश बुरुंडी है। ठीक है, देखो जो पहला गरीब देश है वो है दक्षिण सूडान और दूसरा बुरुंडी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का गरीबी मुख्यालय कौन सा है? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। 2018 में WPC ने नाइजीरिया को दुनिया की गरीबी की राजधानी बताया था। इसका मुख्यालय किसे बताया था? नाइजीरिया को, है ना, क्योंकि उस साल कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 87 मिलियन नाइजीरियाई लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए थे। ठीक है, हालांकि 2022 में भारत ने नाइजीरिया को दुनिया की गरीबी की राजधानी के रूप में पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन हमने देखे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने थ्योरी पढ़ा है, बट क्या होगा आपसे इन्हीं थ्योरी के बीच से क्वेश्चन यही रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है और इन्हीं के बीच से 4 ऑब्जेक्टिव या 4 ऑप्शन बना के आपसे राइट आंसर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप इसी तरह की फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने में अगर इंटरेस्टेड हो या देखना चाहते हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके लिए मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा लेकर आते रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, आप उस चीज़ को भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।